हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। वह सभी अंग जो मिलजुल करके भोजन के पाचन में हेल्प करता है, उन सभी अंगों को एक साथ मिला करके कहते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ मनुष्य के पाचन तंत्र का एक फिगर बनाए हुए हैं। इसके सभी पार्ट्स का नाम लिखेंगे और एक तरफ से हर पार्ट्स को डील करेंगे, समझेंगे और उसके कार्य को भी हम लोग जानेंगे। तो पाचन तंत्र का ये एक फिगर है। इसमें हमारे शरीर में कई प्रकार का अंग होता है, लेकिन अभी मुख्य रूप से उसी सब अंग को यहाँ पर चित्र में बनाया गया है जो कि मिलजुल करके भोजन के पाचन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो कुछ नाम यहाँ पर लिखते हैं। हमारे दोनों होंठ के बीच जो खाली जगह होता है, उस खाली जगह को कहते हैं माउथ, मुख या माउथ कहते हैं। उसको बोलेंगे मुख या मुंह, इंग्लिश में कहेंगे माउथ। ठीक है, और इस माउथ के पीछे जो कैविटी है, जो खाली जगह है, जिस खाली जगह में हमारा जीभ रखा हुआ है, जहाँ दांत पड़ा हुआ है, उस खाली जगह को जहाँ भोजन डाल के चबाते हैं, वो अंदर का जो खाली जगह है, इस खाली जगह को कहते हैं मुख गुहा। इसको कहते हैं मुख गुहा, बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है, इसको बोलेंगे बक्कल कैविटी। जहाँ हमारा दांत है, जहाँ हमारा जीभ है, वही जगह कहलाता बक्कल कैविटी। जहाँ भोजन डाल के चबाते हैं फिर भोजन को निगलते हैं, वो कहलाता बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के पीछे का जो भाग होता है, जहाँ से भोजन को निगल जाते हैं, वो कहलाता है फेरिंग्स। वो कहलाता है फेरिंग्स, इंग्लिश नाम है फेरिंग्स। और बक्कल कैविटी के दीवार के अंदर साइड कुछ कुछ छोटी छोटी थैली पाई जाती है, जिसका काम है लार का निर्माण करना। थैली में लार बनेगा, पाइप से बक्कल कैविटी में आएगा, भोजन के साथ मिक्स होकर के भोजन को गीला बनाएगा। थोड़ा सा भोजन को पचाने का भी वो काम करता है, कुछ एंजाइम भी उसमें पाया जाता है। तो लार बनाने वाली जो थैली है, इसको कहते हैं लार ग्रंथि। इसको बोलते हैं लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स। 3 जोड़ी लार ग्रंथि यानी कि 6 पीस लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है ना। अब इस फिगर में जैसे हमको यहाँ 3 पीस दिख रहा है, तो सबके पीछे साइड भी एक एक और है। सबके पीछे साइड एक एक और है। अभी फिगर में 3 ही दिख रहा है, लेकिन प्रत्येक के पीछे साइड एक और है। तो हो गया 6 पीस, 3 जोड़ी लार की ग्रंथि होती है। अभी बस पार्ट्स का नाम लिख रहे हैं। भोजन को जैसे हम लोग निगलते हैं, तो भोजन एक पाइप के माध्यम से नीचे पेट में आएगा। इस पाइप को कहते हैं ग्रास नली। इस पाइप को कहते हैं ग्रास नली। इसोफेगस, इसोफेगस या इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। इसोफेगस या फूड पाइप, ये नीचे आकर के एक थैली जैसा स्ट्रक्चर से जाके जुड़ गया, यानी कि यही हमारा मेन पेट यही है। इसको आमाशय कहते हैं, आमाशय कहते हैं। स्टमक, आमाशय स्टमक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टमक के पीछे एक नली निकला हुआ है। इस नली को कहते हैं छोटी आंत। स्टमक के पिछले भाग से एक नली निकल जाती है, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। और छोटी आंत फिर आगे जा कर के एक मोटी नली से जुड़ जाती है। इस मोटी नली को कहते हैं बड़ी आंत। तो पतली वाली नली को कहेंगे छोटी आंत और इस मोटी वाली नली को कहेंगे बड़ी आंत। इस छोटी आंत का होता है 3 भाग। छोटी आंत का होता है 3 भाग। ये शुरू का जो ऊपर वाला हिस्सा है,
इस ऊपर वाले भाग को कहते हैं डुओडिनम। डुओडिनम, डुओडिनम। बीच वाले भाग को कहते हैं जेजुनम। जेजुनम। और सबसे पीछे का जो लास्ट वाला भाग है ये कहला जाता है इलियम। इलियम। और ये तीनों मिलेगा तो ये कहलाएगा छोटी आंत। ये तीनों मिलकर के कहलाता है छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है। इसके बाद ये छोटी आंत एक मोटी नली से जाकर के जुड़ जाती है। इस मोटी नली को बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का भी 3 भाग होता है। बड़ी आंत के बिल्कुल शुरू का जो थोड़ा सा फूला हुआ भाग है इसको कहते हैं सिकम। CAECUM, सिकम का यही स्पेलिंग है, ठीक है ना, सिकम। और सबसे इतना मतलब ये छोटा सा गोले सा जो भाग है ना ये हो गया सिकम। और लास्ट का जो थोड़ा सा ये जो थोड़ा सा लंबा फूला हुआ भाग है इस भाग को कहते हैं रेक्टम। ये कहला गया रेक्टम। और इस बीच का जो भाग है बड़ा सा इसको बोलते हैं कॉलन। इसको कहते हैं कॉलन। और ये तीनों भाग मिलकर के कहला गया बड़ी आंत। ये तीनों मिलकर कहला गया बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत कहला गया। अब ये जो सिकम है, सिकम, सिकम के पास एक छोटा सा बेलनाकार रचना से निकला हुआ है। इस बेलनाकार रचना को कहते हैं अपेंडिक्स। इसका नाम है अपेंडिक्स। इस छोटे से बेलनाकार रचना को बोलते हैं अपेंडिक्स। और रेक्टम के लास्ट में यहाँ पर एक छिद्र है, छिद्र को कहते हैं एनस। और एनस को हिंदी में कहते हैं गुदा या मलद्वार। गुदा या मलद्वार कहते हैं। ठीक है। हमको यहाँ पर लीवर दिखाई पड़ रहा है, ये है लीवर। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत, लीवर। और लीवर से एक नली निकला हुआ है। अच्छा, लीवर के पास एक थैली भी है यहाँ। इस थैली को कहते हैं गॉल ब्लेडर। थैली को कहते हैं गॉल ब्लेडर। और यहाँ पर एक नली भी है, इस नली को कहते हैं बाइल डक्ट। इस नली का नाम है बाइल डक्ट। यहाँ पर एक हमको एक पत्ता जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं पैंक्रियाज। अग्न्याशय बोलते हैं हिंदी में, अग्न्याशय। इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। सबका यूज बताएंगे, सबका क्या कार्य है। पैंक्रियाज, अग्न्याशय, पैंक्रियाज। यहाँ पर एक पट्टी हम देख रहे हैं। ये पट्टी छाती वाले भाग को वो अलग रखता है, पेट वाले भाग को अलग रखेगा। इस पट्टी को कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर फेफड़ा वगैरह सब होता है। तो अभी फेफड़ा सब तो अभी बनाए हैं नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर करके बना दिए हैं। ये पट्टी कहला गया डायफ्राम। इसको कहते हैं डायफ्राम। पट्टी को कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, DI है डायफ्राम। और कुछ नाम छूटा क्या? लगभग नाम यहाँ पर पूरा हो गया। तो ये पाचन तंत्र का फिगर है और इसके सभी पार्ट्स का अभी हम नाम लिख दिए हैं, ठीक से इसको देख लीजिए। और हम लोग अब बारी बारी से सभी पार्ट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मानव का जो पाचन तंत्र है, मानव का जो पाचन तंत्र है, ठीक है ना, पाचन तंत्र को, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पाचन ग्रंथियां,
पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक हो गया आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हो गया पाचन ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये क्या चीज़ है, तो एक बार फिर से फिगर को देखते हैं। भोजन को हम मुख में डालते हैं, मुख से जाता है मुख गुहा में, चबा करके फेरिंग्स के पास से निगल लेंगे। भोजन ग्रास नली से होते हुए नीचे आमाशय में आएगा और आमाशय से फिर निकल करके छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाएगा। छोटी आंत तक में भोजन का पाचन हो जाएगा। पचा हुआ भोजन ब्लड में चला जाएगा, अनपचा भोजन बड़ी आंत में आ जाएगा और बड़ी आंत के सबसे लास्ट में जो छिद्र है एनस, यहाँ से अनपचे भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो भोजन जिस नली से होकर गुजरता है, इस पूरी नली को कहते हैं आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि मुख से, माउथ से स्टार्ट हुआ और ये लास्ट में एनस में ख़त्म हो गया। तो ये जो लंबी सी नली है, इस लंबी नली को बोलेंगे आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? अब भोजन को पचाने के लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है। भोजन के रूप में जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है। मुख्य रूप से हमारे शरीर में इसी तीन यौगिक का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है, जल का भी पाचन नहीं होता है। जो भोजन का बड़ा बड़ा अणु होगा उसको हमारे शरीर की कोशिकाएं अवशोषित नहीं कर पाती है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि भोजन का बड़ा बड़ा अणु कुछ एंजाइम की सहायता से टूट जाए और वो छोटे छोटे अणु में बदल जाए, ताकि हमारे शरीर की कोशिकाएं उन छोटे छोटे भोजन के अणुओं को आसानी से ग्रहण कर सके। भोजन का जो बड़ा बड़ा अणु होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है वसा। चावल रोटी खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल, दूध, इन सब में हमको प्रोटीन मिलेगा इन सब से, और तेल, घी वगैरह सब का यूज करेंगे तो वसा की प्राप्ति होगी। मुख्य रूप से इन्हीं तीनों यौगिकों का पाचन होता है। तो भोजन को पचाने के लिए कुछ कुछ एंजाइम होता है और वो एंजाइम कुछ लिक्विड के साथ मिक्स होकर के रहेगा, और वो लिक्विड यानी कि जो पाचक रस होता है ना, वो कुछ खास अंग में बनता है। जिस अंग में भोजन को पचाने वाला पाचक रस बने, पाचक एंजाइम बने, हम उस अंग को कहते हैं पाचन ग्रंथियाँ। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं कि लार की ग्रंथि है, लार की ग्रंथि से निकलता है लार। जब हम भोजन को मुख गुहा में डाल करके चबा रहे होते हैं, दांत से, जीभ से पलटते हैं, दांत से भोजन को चबाते हैं, तो लार की ग्रंथि से लार निकलेगा। लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है और वो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा पाचन हमारे मुख गुहा में हो जाता है। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लीवर है, लीवर से एक पित्तरस नाम का लिक्विड निकलता है, इंग्लिश में बाइल कहते हैं। लीवर से एक लिक्विड निकलेगा जिसको कहते हैं पित्तरस या बाइल, और वो इस नली से होकर के आता है पेट में, ये छोटी आंत के डुओडेनम वाले हिस्से में, और भोजन के साथ मिक्स होकर के वह बाइल वसा का पाचन करता है। वो जो बाइल है ना, वो वसा का पाचन करेगा। ये जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय से भी कुछ कुछ पाचक रस निकलता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्न्याशयिक रस, पैंक्रिएटिक जूस। उसमें कुछ कुछ एंजाइम है, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है, लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज नाम का एंजाइम वसा का पाचन करेगा। तो ये सब एंजाइम भोजन को पचाने का काम करता है। आमाशय की दीवार में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि पाई जाती है, उससे भी जठर रस निकलेगा, जिसमें पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, वह भी भोजन को पचाने का काम करता है। छोटी आंत की दीवार में भी आंत्रीय ग्रंथि पाई जाती है, उससे आंत्रीय रस निकलता है, उसमें भी एंजाइम होता है और वो भी भोजन को पचाने का काम करता है। तो वह सभी अंग
जो भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करता है, हम ऐसे अंगों को कहते हैं पाचन ग्रंथियाँ। तो पाचन ग्रंथि में 5 ग्रंथि आएगा। लार ग्रंथि, दूसरा आमाशय की दीवार में पाया जाता है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा हम फिगर में देख रहे हैं कि लीवर हो गया, चौथा अग्न्याशय पैंक्रियाज हो गया, और पांचवा छोटी आंत की दीवार में छोटी छोटी अनेक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं आंत्रीय ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो 5 प्रकार की पाचन ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है। और जो भोजन पास करने वाला ये जो लंबा सा नली है, इस नली को कहते हैं आहार नाल। और मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। 1 मीटर होगा इतना, तो 8 से 10 मीटर काफ़ी लंबा होता है। और ये मुख्य रूप से जो छोटी आंत है ना, इसकी ही लंबाई 6 से 7 मीटर हो जाती है। पेट के निचले भाग में जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइल्ड रूप में पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा कुंडलित रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल क्या है, तो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नली है। और ये पाचन ग्रंथि क्या है, तो भोजन को पचाने के लिए जो अंग पाचक रस स्रावित करता है उसको बोलते हैं पाचन ग्रंथि। तो यहाँ पर कुछ कुछ नाम लिखेंगे। यहाँ बोलेंगे आहार नाल क्या है, तो 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नली, कुंडलित नली है। ठीक है ना। और पाचन ग्रंथि क्या है, तो भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस स्रावित करे वही है क्या, पाचन ग्रंथि। तो पाचन ग्रंथि 5 प्रकार का होगा, नाम लिख देते हैं। एक हो जाएगा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है ना, सेलिवरी ग्लैंड इंग्लिश लिख दें, सेलिवरी ग्लैंड्स। कितना पीस होगा, 3 जोड़ी यानी 6 पीस, 6 पीस। इसका क्या काम है, लार स्रावित करना। लार भोजन में मिल जाता है, भोजन को गीला बनाता है, निगलने योग्य बनाता है। लार में एंजाइम होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। लार में म्यूकस नाम का कुछ चिपचिपा लिक्विड पाया जाता है, म्यूकस नाम का, जो भोजन को लसलसा बनाता है, गीला बनाता है, भोजन को निगलने योग्य बनाता है। दूसरी ग्रंथि है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये कहाँ पाई जाती है, इसका संख्या बहुत ज़्यादा होगा। आमाशय की दीवार में पाया जाता है, आमाशय की दीवार में पाया जाता है। इससे जठर रस या गैस्ट्रिक जूस नाम का लिक्विड निकलेगा, जिसमें पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। म्यूकस भी रहता है, म्यूकस कुछ गाढ़ा गाढ़ा टाइप का पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, जो भोजन को लसलसा बनाता है। तीसरा यकृत यानी कि लीवर, इससे क्या निकलेगा, पित्तरस स्रावित होता है, पित्तरस या बाइल का ये स्राव करेगा। ठीक है। चौथी ग्रंथि है अग्न्याशय, अग्न्याशय, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, अग्न्याशय। इससे अग्न्याशयिक रस निकलेगा, पैंक्रिएटिक जूस निकलता है, जिसमें ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम और लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज नाम का एंजाइम वसा का पाचन करता है। और 5वीं ग्रंथि है आंत्रीय ग्रंथि, आंत्रीय, आंत्रीय ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इससे आंत्रीय रस निकलेगा और वो भी भोजन में मिलकर के उसमें भी कुछ एंजाइम होता है जो कि भोजन को पचाने का काम करेगा।
तो पाचन ग्रंथि के बारे में यहीं पर लिख लिए। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आहार नाल को डील करते हैं। आहार नाल को ठीक से समझते हैं। तो आहार नाल, पार्ट्स ऑफ आहार नाल, आहार नाल के भाग, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल। आहार नाल के भाग, आहार नाल का कौन कौन सा भाग है? तो फर्स्ट जो पार्ट है ना वो है मुख या मुंह, माउथ। ये क्या होता है? दोनों होंठ के बीच का जो खाली जगह होता है उसको बोलते हैं माउथ। अगर होंठ पर होंठ बैठा हुआ है तो वो खाली जगह ख़त्म, यानी माउथ बंद हो गया। और अगर होंठ ऐसे खुला हुआ है तो मतलब दोनों होंठ के बीच में जो गैप रहेगा वही गैप कहलाता है माउथ। दूसरा होता है मुख गुहा, मुख गुहा, बकल कैविटी, बकल कैविटी, या इसी को ओरल कैविटी भी कहते हैं, या इसी को ओरल कैविटी भी कहा जाता है। मुख के अंदर जो खाली जगह है उसको कहते हैं मुख गुहा। जिस खाली जगह में हमारा जीभ है, हमारा दांत है, वो खाली जगह कहलाता है मुख गुहा। तो मुख गुहा में मुख्य रूप से दो तरह का स्ट्रक्चर है। क्या क्या? तो एक तो होता है हमारा दांत, टीथ, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब अनेक दांत, और एक होता है जीभ। तो दांत और जीभ पाया जाता है हमारे मुख गुहा में। हम लोग थोड़ा सा दांत के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जीभ के बारे में भी पढ़ लेंगे। दांत के बारे में समझना है, दांत क्या है। तो भोजन को चबाने के लिए हम सभी के मुंह में दांत पाया जाता है, और मनुष्य में कुल ये जो दांत है वो 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का दांत हम सब के मुंह में पाया जाता है। कौन कौन? तो नाम है, नाम लिख देते हैं। पहला है इनसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। हमारे मुंह में सबसे आगे सामने, बिल्कुल सामने 4 दांत नीचे है, 4 दांत ऊपर है, इसको बोलते हैं इनसीजर। तो कितना संख्या हो गया? इसका संख्या हो गया नीचे 4 ऊपर 4, कितना हो गया? 8 हो गया। बिल्कुल सामने का 4 नीचे का दांत, 4 ऊपर का दांत हो गया 8। तो ये 8 क्या है? इनसीजर है। इससे हम लोग किसी चीज़ को काटने का काम करते हैं। सेब खाना है तो काटेंगे तो ये इनसीजर का यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद जस्ट बगल में एक नुकीला दांत इस तरफ होता है, एक इधर होगा और 2 इसी तरह ऊपर भी होगा। तो 4 पीस नुकीला दांत रहता है इनसीजर के जस्ट बगल में, इसको बोलते हैं कैनाइन। तो कैनाइन का संख्या हो गया 4। इंसीजर के जस्ट बगल में एक नुकीला दांत इस तरफ, एक नुकीला दांत इस तरफ, और इसी तरह 2 ऊपर भी होगा। तो 4 दांत नुकीला वाला होता है, इसका नाम है कैनाइन, और इसका कार्य है चीरना फाड़ना। जैसे गन्ना वगैरह सब खाते हैं, कैसे साइड से इसे लेकर के कैसे चीर देते हैं, तो चीरने फाड़ने का काम करता है कैनाइन। अगला है मोलर। प्री मोलर क्या है? तो जो अब इंसीजर के जस्ट बगल में जो चपटा चपटा थोड़ा बड़ी साइज का जो दांत होता है ना, जिसको हम लोग चहुआ कहते हैं, तो वो चहुआ भी 2 तरह का होता है। कुछ चहुआ छोटा वाला होगा और कुछ बड़ा वाला होगा। तो इंसीजर के जस्ट बगल में 2 पीस छोटा वाला चहुआ होगा, उसके पीछे बड़ा वाला चहुआ होगा। तो 2 पीस छोटा वाला चहुआ जो होगा उसको बोलेंगे प्री मोलर। तो 2 इधर 2 इधर, 4 ऊपर भी 4, कितना हो गया? 8। तो 8 पीस छोटा वाला चहुआ होता है जिसको कहते हैं प्री मोलर, और उसके भी पीछे हो जाता है मोलर, बड़ा साइज का चहुआ। अब बड़ा साइज का जो चहुआ है वह एक वयस्क व्यक्ति जो ज़्यादा एज का व्यक्ति है उसके मुंह में ये बड़ा वाला चहुआ होगा टोटल 12, यानी 3 होगा इस तरफ
3 इधर 6 और 6 ऊपर कितना हो गया 12। तो इसका संख्या होता तो है 12, लेकिन तुरंत 12 दांत आता है नहीं। शुरू में 8 दांत आ जाएगा। 8 दांत शुरू में मोलर टीथ जो है ना 8 दांत आएगा। 4 काफ़ी लेट से आता है। यानी अगर किसी बच्चा का उम्र है 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, तो उस समय उसके मुंह में मोलर टीथ का जो संख्या है वो 8 ही होगा। ठीक है ना, 8 ही होगा। और 4 मोलर टीथ और बाद में उत्पन्न होता है। और ये कब उत्पन्न होगा? तो 15 वर्ष के बाद किसी भी उम्र में 4 दांत उत्पन्न हो सकता है। अभी मेरे मुंह में जो है हमको मोलर टीथ जो है ना 9 ही है, अभी 3 आना बाकी है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर आ गया तीनों टोटल आ गया हमको, तो मोलर टीथ का संख्या हो जाएगा 12। और अगर हम सबको गिन लेते हैं तो 12, 8, 20, 20, 4, 24 और 8, 32। तो एक वयस्क मनुष्य में, एक जो वयस्क मनुष्य होता है, एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होता है। कितना दांत हो गया? 32 दांत होगा। जिसमें से लास्ट में जो 4 दांत आता है, ये जो हम लिखे हैं यहाँ 12 दांत, तो 12 दांत में से 8 पहले आ जाता है, 4 बाद में आता है। और बाद में जो 4 दांत आता है उसको बोलते हैं अकल दांत। उसको कहते हैं अकल दांत, विस्डम टीथ कहते हैं, विस्डम टीथ कहते हैं। अधिक उम्र में आता है ये दांत। तो लास्ट का जो 4 दांत आएगा वो कहलाएगा अकल दांत, विजडम टीथ। हमको अभी एक अकल दांत आया हुआ है, पता नहीं किस साइड है, शायद इधर है। ठीक है ना, यहाँ पर एक अकल दांत आया हुआ है, अभी 3 आना बाकी है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अकल दांत आएगा ही आएगा। तो 15 साल के पहले तक 28 दांत आ चुका होता है। 28 कौन कौन? 8 इंसीजर और 4 कैनाइन, प्री मोलर हो गया 8। कितना हो गया? 8, 4, 12, 12, 8, 20 हो गया। और 8 दांत आया हुआ रहता है मोलर, तो 28 हो गया। और 4 दांत काफ़ी लेट से आएगा, 15 साल के बाद। कभी किसी भी उम्र में बुढ़ापे तक भी आ सकता है, या हो सकता है कि ना भी आए। तो लास्ट का जो 4 दांत उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अकल दांत। इस प्री मोलर और मोलर दोनों का काम होता है भोजन को चबाना, पीसना, महीन करना। ठीक है ना, तो ये इसका कार्य है। अच्छा, छोटे बच्चे में कितना दांत होता है? 20 दांत होता है। और इस 20 दांत को क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। 20 दांत को क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। और ये मिल्क टीथ 6 से 7 वर्ष की उम्र में टूट जाता है, तब जाकर के वहाँ नया नया दांत उत्पन्न होगा। वही नया दांत कहलाता है, वो 32 दांत फिर आता है। ये बाद में जो दांत आता है ना उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। उसको कहते हैं परमानेंट टीथ कहते हैं। छोटे बच्चे में, मतलब 4 साल का बच्चा है, 5 साल का है, तो उसके मुंह में 20 दांत रहेगा, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं। ये मिल्क टीथ 6 से 7 वर्ष की उम्र में टूट जाता है, और फिर जब नया नया दांत आने लगता है तो उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ ही का ही जो है संख्या होता है कितना? 32, जो कि 4 प्रकार का होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो दांत का प्रकार देख लिए। दांत का कुछ भाग, दांत का जो कुछ भाग होता है, जैसे दांत बनाए, ये दांत है इस तरह से, तो दांत का कुछ भाग मसूड़ा में दबा रहता है। ठीक है ना, दांत का कुछ भाग जो है ना ये मसूड़ा है। ये क्या है? मसूड़ा। और ये दांत का मेन बॉडी है। तो दांत का जो मेन बॉडी होता है उसको कहते हैं डेंटाइन। दांत के मेन बॉडी को कहते हैं डेंटाइन, यानी मेन बॉडी ऑफ टूथ या टीथ।
दांत के मुख्य भाग को, मेन हिस्से को कहते हैं डेंटाइन। अब दांत का कुछ भाग मसूड़ा के ऊपर होता है, कुछ भाग मसूड़ा में के अंदर में दबा रहता है। तो जो भाग मसूड़ा के अंदर दबा हुआ है इसको कहते हैं रूट, और जो भाग मसूड़ा के बाहर रहता है उसको बोलते हैं क्राउन, इसको कहते हैं क्राउन। और ये जो डेंटाइन है दांत का मेन बॉडी, इसके ऊपर एक चमकता हुआ वाइट परत रहता है, इसके ऊपर एक चमकता हुआ एक उजला परत रहता है, और वो जो उजला परत होता है ना इसको कहते हैं इनामेल, इसको बोलते हैं इनामेल। ये इनामेल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, या कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा। और ये मनुष्य के शरीर का, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। हमारे पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा जो कठोर भाग है वो क्या है? दांत का इनामेल ही होता है। ये जो दांत के ऊपर में उजला चमकदार पतला सा परत है, ये है दांत का इनामेल। और ये दांत का इनामेल मनुष्य के शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर भाग होता है। और ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये दांत का इनामेल धीरे धीरे खराब होने लगेगा अम्ल के प्रभाव से। हम लोग जैसे खाना पीना खाते हैं, रात में सो जाते हैं, तो भोजन का कुछ कुछ अंश हमारे मुंह में रह जाता है। अब भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट का कुछ कुछ अंश अगर हमारे मुंह में थोड़ा सा भी बच गया तो हमारे मुंह में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। वह बैक्टीरिया उस कार्बोहाइड्रेट के साथ उसको जो है तोड़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ तोड़ करके एसिड बनाता है, अम्ल बनाता है। हमारे मुंह में एसिड बनते रहता है, अम्ल बनते रहता है। और जब अम्ल का संपर्क होता है दांत के इनामेल से, तो दांत का इनामेल होने लगता है खराब। ये पीला पड़ने लगेगा, काला होने लगेगा, तो खराब होने लगता है, दांत कमज़ोर होने लगेगा। तो इस दांत को सुरक्षित रखने के लिए हम सुबह सुबह क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। या तो दतमन से मुंह धो लें, या टूथपेस्ट और ब्रश से मुंह धो लें। तो दतमन में भी क्षार पाया जाता है और हमारे टूथपेस्ट में भी क्षार पाया जाता है। जब क्षार दांत के अम्ल के पास जाएगा तो क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बना लेता है। फिर पानी से साफ करते हैं तो वो लवण और जल बन करके सारा अम्ल क्या हुआ? वहाँ से हट जाता है। दांत का इनामेल के पास का जो अम्ल होता है वो फिर निकल जाता है, और दांत हो जाता है साफ, और दांत सुरक्षित रहता है। क्या ये दांत का बनावट समझ में आया? आगे बढ़ें। जीभ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जीभ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीभ, टंग। जीभ एक मांसल रचना होता है। जीभ एक मांसल रचना है, ठीक है ना। जीभ हमारे मुंह में जो होता है ना, वो एक मांसल रचना है। जीभ की सतह पर छोटा छोटा अनेक उभार पाया जाता है। जीभ की सतह पर छोटा छोटा बहुत सारा उभार पाया जाता है। जीभ का जो ऊपरी सतह है ना, बहुत सारा उभार होगा। इस उभार को कहते हैं पैपिला या पैपिली। इस उभार को बोलते हैं पैपिला या पैपिली। अब कुछ पैपिला में पाया जाता है टेस्ट बड्स, कुछ पैपिला में पाया जाता है टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स हिंदी में कहते हैं स्वाद कलियाँ, स्वाद कलियाँ। और इसका काम है भोजन के स्वाद को ग्रहण करना। इसका कार्य है भोजन के स्वाद को ग्रहण करना, ठीक है। तो जब भोजन को चबाते हैं तो जीभ की सतह पर जो टेस्ट बड्स होता है ना, यही खट्टा वाला स्वाद, मीठा वाला स्वाद, नमकीन वाला स्वाद, हर प्रकार के स्वाद को ग्रहण करके हमारे ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है। आगे बढ़ें। तो जीभ भी हम लोग पढ़ लिए। कौन कौन सा पॉइंट इधर लिखे थे? पहला था मुख, दूसरा हो गया मुख गुहा, जिसमें हम लोग दांत और जीभ के बारे में पढ़े। अब तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, है ना, तीसरा पॉइंट हो जाएगा ग्रास नली। ग्रास नली, इसोफेगस,
इसोफेगस या इसी को फूड पाइप भी कहते हैं, इसोफेगस या फूड पाइप। अगर फिगर देख लेते हैं, है ना। जब भोजन को निगलते हैं फेरिंग्स के पास से तो भोजन एक नली से होकर के नीचे आता है पेट में, आमाशय में। इस नली को ही कहा जाता है ग्रास नली। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। तो ग्रास नली एक 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है और इसका कार्य होता है निगले हुए भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। तो ग्रास नली जो है ना, ग्रास नली जो है यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसका काम होता है निगले हुए भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। अब जैसे ये है ग्रास नली, तो ग्रास नली में क्या होता है ना, एक यहाँ पर हम एक वर्ड लिखते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति स्टार्ट हो जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति क्या चीज़ है, क्या है ये? तो ये है जैसे ग्रास नली, ये ग्रास नली है। कैसे बनाए फिगर? देखते हैं बनता है कि नहीं, है ना। एक और फिगर बना रहे हैं। ये है ग्रास नली। जब हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन एक गोल स्ट्रक्चर लेकर के वो नीचे ग्रास नली में आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो भोजन का ये जो गोला है ना, इसको बोलते हैं बोलस। भोजन का जो गोला है, ये जो भोजन का गोला है ना, इसको बोलते हैं बोलस। ये ग्रास नली में नीचे कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ेगा? तो ग्रास नली का ऊपर वाला भाग ऐसे दबता है, सिकुड़ता है और नीचे का भाग फैला रहेगा। तो जैसे ऊपर से दबता है तो ये बोलस पर आगे को प्रेशर बनेगा और बोलस आगे ससर जाता है। तो लगातार पिछला भाग ऐसे ऐसे सिकुड़ते जाएगा। जैसे यहाँ से अब लग रहा है कि थोड़ा सा ये नीचे आ गया भोजन, तो ऊपर से ऐसे दबते जाएगा और ये बोलस आगे बढ़ते जाएगा, लगातार पिछला हिस्सा दबते जाएगा। और इस गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट ग्रास नली में स्टार्ट होता है, आमाशय में भी ये मूवमेंट चलेगा, छोटी आंत में भी यह मूवमेंट चलेगा और बड़ी आंत में भी यह मूवमेंट चलता है। तो फिर पाचन तंत्र के लगभग आगे के एलिमेंट्री कैनाल के लगभग आगे के सभी भागों में ये मूवमेंट का प्रोसेस जो है ना चलते रहता है। तो ग्रास नली क्या है? 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसका काम होता है निगले हुए भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। इसमें क्रमाकुंचन गति स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण भोजन का बोलस जो कण होता है ना, वो आगे की ओर बढ़ते रहता है। तीसरा पॉइंट हो गया ग्रास नली। चौथा पॉइंट होगा हमारा, चौथा पॉइंट है आमाशय। आमाशय, स्टमक। आमाशय का एक फिगर पहले बना देते हैं, आमाशय का एक चित्र बना देते हैं पहले। यही हमारा आमाशय, स्टमक। आमाशय एक थैली के समान रचना है। आमाशय जो है ना, यह एक थैली के समान रचना है। आमाशय एक थैली जैसी रचना है, ठीक है, थैली के समान रचना है। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटा लगभग रुक जाता है। 3 से 4 घंटा बोल सकते हैं, 4 से 5 भी बोल सकते हैं, तो 4 से 5 ही लिखे। 3 से 5 घंटा के आसपास तक आमाशय में भोजन रुकता है और फिर तब जाके भोजन धीरे धीरे आगे पास करेगा। इस दौरान भोजन का थोड़ा पाचन होगा, आंशिक पाचन होता है, आंशिक पाचन होगा, हल्का फुल्का पाचन होगा
और भोजन का मंथन होता है। भोजन महीन बनता है क्योंकि आमाशय का दीवार ऐसे ऐसे सिकुड़ते रहता है। ये दो जगह से, एक यहाँ से सिकुड़ेगा, एक यहाँ से सिकुड़ेगा, बार बार ऐसे, जैसे हमारा हृदय कैसे धड़कते रहता है वैसे आमाशय का दीवार भी सिकुड़ते रहता है, फैलते रहता है। तो भोजन पर प्रेशर बनेगा, भोजन पर प्रेशर बनेगा तो भोजन महीन बनता है। ये जो आमाशय है, आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय की जो दीवार है ना, इसके दीवार में जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया जाता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। कुछ कुछ यहाँ लिक्विड निकलेगा, कुछ कुछ यहाँ लिक्विड निकलेगा। उस लिक्विड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, म्यूकस भी होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और क्या होगा, म्यूकस होगा। और एंजाइम भी होता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। आमाशय की दीवार के अंदर में जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। फिगर बना दें क्या? यहाँ पर कुछ कुछ ग्लैंड्स है, इस ग्लैंड्स को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक लिक्विड निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। और उसी गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस यानी कुछ गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होगा, और पेप्सिन नाम का एंजाइम होगा। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए एक अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह अम्लीय माध्यम उपलब्ध करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl एक और काम करेगा, भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारता है। अगर भोजन में कुछ बैक्टीरिया वगैरह सब होगा ना, तो बैक्टीरिया अगर आमाशय में आ गया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिन एंजाइम को एक अम्लीय माध्यम उत्पन्न करके देता है, ताकि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन ठीक तरह से कर सके। ये जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक पावरफुल अम्ल होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान लगभग 1.4 से 1.8 के बीच होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो pH मान होगा यहाँ 1.4 से 1.8 के बीच होगा। और इस अम्ल के प्रभाव से आमाशय का जो अंदर वाला दीवार है, आमाशय का जो अंदर वाला दीवार है वो जल सकता है। चूँकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक पावरफुल अम्ल होता है, वो स्किन को जला सकता है, मांस को जला सकता है, मांस को पचा सकता है। इसलिए ये म्यूकस होता है, म्यूकस जो गाढ़ा गाढ़ा म्यूकस होता है ना, वो चिपक जाता है आमाशय के अंदरूनी दीवार से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाने के लिए म्यूकस आमाशय के अंदरूनी दीवार से चिपक जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संपर्क जो है वो आमाशय के दीवार से जल्दी होने नहीं देता है। तो आमाशय के अंदरूनी दीवार की सुरक्षा करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन? म्यूकस। ठीक है। पेप्सिन एंजाइम रहता तो है कहाँ? आमाशय के दीवार में, और ये प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय का दीवार खुद प्रोटीन का बना हुआ है। आमाशय की दीवार में सेल से कोशिका है, और कोशिका में तो प्रोटीन होता है। तो एक सवाल बन सकता है कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, जब आमाशय के दीवार के अंदर रहता है तो आमाशय का दीवार को ही क्यों नहीं पचा देता है? उसका रीजन ये है कि पेप्सिन एंजाइम जब आमाशय के दीवार के अंदर रहेगा तो यह अक्रियाशील होगा, जिसको पेप्सिनोजेन कहते हैं। जब तक पेप्सिन एंजाइम आमाशय के दीवार के अंदर है वह अक्रियाशील है, उस समय उसको कहते हैं पेप्सिनोजेन। और जैसे ये बाहर निकलता है तो ये बन जाता है क्रियाशील, एक्टिव हो जाएगा, और पेप्सिनोजेन बदल जाता है पेप्सिन में, और ये प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य समझ में आया। यह भोजन के साथ आए हुए रोगाणु को नष्ट करता है। और थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं यहाँ, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, ये भोजन के साथ आए रोगाणु को नष्ट करता है, और यह आमाशय में एक अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है, ताकि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन ठीक से कर सके, प्रोटीन का
पाचन ठीक से कर सके। ठीक है, इतना समझ में आया। आमाशय का होता है 4 भाग। आमाशय का जो बिल्कुल शुरू वाला भाग है ये, इसको कहते हैं कार्डियक पार्ट, इसको कहते हैं कार्डियक पार्ट कहते हैं। ये उठा हुआ जो भाग है ना यहाँ, इसको बोलते हैं फंडस या फंडिक पार्ट, फंडस या फंडिक पार्ट कहेंगे। और ये जो बीच का बड़ा सा भाग है ना, इसको बोलते हैं बडी पार्ट, बडी पार्ट, ये बड़ा हिस्सा होता है। और सबसे लास्ट का ये जो भाग है ना, इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। क्या ये इतना समझ में आ रहा है? इसके बाद एक चीज़ और समझना है, इस जगह में कुछ रबड़ बैंड पाया जाता है और यहाँ पर भी रबड़ बैंड पाया जाता है। ये सब जो रबड़ बैंड है ना, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, इसको भी कहेंगे स्फिंक्टर, रबड़ बैंड। और ये जो रबड़ बैंड होता है ना, ये क्या करता है, इसको इस जगह को इसे दाब करके रखता है। भोजन ऊपर से नीचे आएगा तो इससे ये फैल जाएगा, भोजन अंदर आ गया, और अंदर से भोजन को फिर बाहर जल्दी निकलने नहीं देता है, जल्दी बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन अगर यहाँ पर आमाशय में भोजन का ठीक से पाचन नहीं हुआ तो उल्टी के माध्यम से बाहर निकलेगा भोजन, तो आमाशय से दबेगा और ये रबड़ बैंड ऐसे फैलेगा और यहाँ से भोजन मुंह से उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। और ये लास्ट का जो रबड़ बैंड है, ये क्या करता है, केवल महीन महीन भोजन को ही आगे को फैलने जाने देगा, भोजन के बड़े बड़े कण को जो है ना आगे को जाने नहीं देता है। तो ये 2 जगह में यहाँ रबड़ बैंड लगा होता है। आमाशय कंप्लीट। आमाशय के बाद अब होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, कितना नंबर था ये पॉइंट? ये था 4 नंबर। अब 5 नंबर में हो जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर 6 नंबर में हो जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। फिगर से ही समझा देते हैं, ठीक है ना, फिगर से समझाते हैं। वैसे छोटी आंत की जो लंबाई होती है ये होती है 6 से 7 मीटर, और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर, मात्र 1.5 मीटर। लेकिन छोटी आंत और बड़ी आंत में एक अंतर है कि छोटी आंत का जो व्यास होता है ना, डायमीटर, ये छोटा होता है, और बड़ी आंत का व्यास जो है ये बड़ा होता है। और व्यास डायमीटर, इस व्यास डायमीटर के आधार पर ही, चूँकि छोटी आंत का व्यास छोटा होता है इसलिए नाम पड़ गया छोटी आंत, और बड़ी आंत का व्यास बड़ा होता है इसलिए इसका नाम पड़ गया बड़ी आंत। वैसे लंबाई तो छोटी आंत का ही ज़्यादा होता है, बड़ी आंत का ही कम लंबाई है ना। तो छोटी आंत का नाम छोटी आंत इसके लंबाई के आधार पर नहीं दिया गया है, इसके व्यास की लंबाई के आधार पर दिया गया। इसका व्यास छोटा होगा, संकरा नली होता है, पतला होता है, और बड़ी आंत फैला हुआ नली होता है, अंदर का व्यास इसका बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया बड़ी आंत। बाकी हम लोग फिगर से ही समझ लेते हैं, ठीक है ना। आमाशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है जिसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत का होता है 3 भाग। छोटी आंत का शुरू का भाग कहला गया डुओडेनम, बीच का भाग कहला गया जेजुनम, और लास्ट का भाग कहला गया इलियम। सबसे छोटा होता है डुओडेनम, इससे बड़ा होता है जेजुनम, और सबसे बड़ा होता है इलियम। और ये सब काफ़ी ज़्यादा क्वाइल्ड रूप में रहता है, क्योंकि 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई है, तो काफ़ी ज़्यादा कुंडलित रूप में रहता है, छोटे से जगह में एडजस्ट कर जाता है, ठीक है। और छोटी आंत के बारे में और थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत के अंदरूनी दीवार पर, छोटी आंत के अंदरूनी दीवार पर, ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो छोटी आंत के अंदरूनी दीवार पर छोटा छोटा बहुत सारा अंगुली जैसा उभार पाया जाता है। छोटी आंत के अंदरूनी दीवार पर छोटा छोटा बहुत सारा अंगुली सा उभार पाया जाता है, और इस उभार को कहते हैं विलाई। इस उभार को कहा जाता है विलाई कहते हैं, इसको विलाई बोलते हैं।
ठीक है ना। और विलाई का काम है पचे हुए भोजन को अवशोषित करना। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो जो पचा भोजन रहता है ना, पचा हुआ जो भोजन होता है उसको विलाई सोख लेता है। विलाई पचे भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। और विलाई के अंदर में खून की नली पाई जाती है। विलाई के अंदर में खून की नली पाई जाती है। एक विलाई का फिगर साइड से बनाए क्या? एक विलाई का फिगर बना देते हैं साइड से। ये एक विलाई है, तो विलाई के अंदर में खून की नली होगी। विलाई के अंदर में खून की नली होगी और विलाई पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो बाहर से पचा हुआ भोजन, पचा भोजन आएगा कहाँ? विलाई के अंदर चला जाएगा और वो ब्लड में चला जाता है। ब्लड से फिर पूरे शरीर के कोशिकाओं तक फैल जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। बड़ी आंत क्या है? तो छोटी आंत का जो अंतिम भाग है वो एक मोटी नली से जाके जुड़ जाता है। इस नली, मोटी वाली नली को कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई कितनी हो गई? लगभग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होती है इसकी लंबाई। बड़ी आंत का भी 3 भाग होगा। शुरू का फुला हुआ भाग कहला गया सीकम, लास्ट का फुला हुआ भाग कहला गया रेक्टम, और इस बीच का थोड़ा लंबा भाग कहला गया कॉलन। और यही तीनों मिलकर के कहलाता है क्या? बड़ी आंत। तो ये फुला हुआ भाग सीकम और ये लंबा सा भाग कॉलन और लास्ट का फुला हुआ भाग रेक्टम, ये तीनों मिलकर कहला गया बड़ी आंत। सीकम के पास अपेंडिक्स नाम का एक स्ट्रक्चर होता है और ये जो अपेंडिक्स है ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, बेकार अंग है, इसका कोई कार्य नहीं है। ये अपेंडिक्स बेकार अंग है, इसका कोई भी यूज अभी के समय में हम सब में नहीं होता है और कभी कभी अपेंडिक्स हम सबको कष्ट भी पहुंचाता है। किसी किसी व्यक्ति का अपेंडिक्स साइज में बड़ा होने लगता है, बड़ा होकर के बड़ी आंत पर लिपटने लगेगा तो पेट में दर्द होने लगेगा, फिर ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को काट करके हटा दिया जाता है। कभी कभी भोजन का कुछ कुछ हिस्सा अपेंडिक्स में घुस करके वहाँ फंस जाता है तो वहाँ सड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर यहाँ पर दर्द होना शुरू होता है, तब फिर ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को काट करके हटाना पड़ता है। तो अपेंडिक्स से कभी कभी परेशानी भी होती है। और लास्ट का जो भाग है रेक्टम, वहाँ पर एक छिद्र है, एनस बोलते हैं, और अनपचे भोजन को वहीं से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बड़ी आंत भी क्लियर हो गया। भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है मुख गुहा में और भोजन का पाचन पूरा हो जाता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण विलाई द्वारा होता है छोटी आंत में। अनपचा भोजन आ जाता है कहाँ? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत का दीवार जल को अवशोषित करेगा और बड़ी आंत के सबसे लास्ट का जो रेक्टम वाला भाग है, यहाँ पर अनपचा भोजन आकर के मल के रूप में जमा रहेगा, जिसको एनस वाले छिद्र से समय समय पर शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इतना बात समझ में आया? पाचन तंत्र का पूरा वर्णन हो गया। पाचन तंत्र का पूरा वर्णन हो गया। जो पचा हुआ भोजन है वो विलाई द्वारा अवशोषित होगा, जाएगा ब्लड में, ब्लड से पूरे शरीर की कोशिकाओं में जाएगा और इसी भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि विकास भी संपन्न होती है। खाना पीना खाएंगे तो भोजन पचेगा, भोजन पचेगा तो ब्लड में जाएगा, ब्लड से हमारे शरीर की कोशिका में जाएगा, कोशिका से वो फिर एनर्जी रिलीज होगा, ताकत मिलेगा हम सबको, और हमारे शरीर की वृद्धि विकास भी इसी भोजन से होता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र यहाँ हो जाता है कंप्लीट। ठीक है ना, हम लोग हर टॉपिक पर बात किए, पाचन तंत्र के हर टॉपिक पर बात किए और यहाँ हमारा पाचन तंत्र का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अगले क्लास में हम लोग प्रकाश संश्लेषण और स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। फिर हमारा पोषण टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कुछ कुछ प्रयोग है, लेकिन कि वो हम लोग यहाँ ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।